बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से और उसके फजल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। बीए एडीए पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज का कंप्लीट गैस इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं इस बात का दावा करता हूँ कि अगर कोई बच्चा इतना परेशान है कि उसकी बार बार सप्ली आ रही है या उससे इंग्लिश लैंग्वेज क्लियर नहीं हो रही, तो ये मेरा दावा होगा कि जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दूंगा, अगर आप मुझे पूरा सुनते हैं, मेरी बातों पे अमल करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप वीडियो के एंड पे रिलैक्स भी होंगे। बाकी आप लोग जितनी मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला आपकी मेहनत में उतना ही सिला डालेगा। तो ये गैस जो है, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के स्टूडेंट्स इस गैस से तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस आपका तीनों यूनिवर्सिटीज़ का सेम है। तो सबसे पहले आपको, अगर कोई बच्चा इसे फ़र्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहा है, तो उन बच्चों के लिए मैं ये थोड़ा सा सिलेबस शेयर करूँगा। फिर उसके बाद इस सिलेबस से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो ये सिलेबस जो आपका अगर बुक से देखा जाए, तो बुक में आपकी 23 पोइम्स हैं। इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें कंप्लीट मैंने जो सिलेबस है उसको डिफ़ाइन किया हुआ है कि कौन कौन सी पोइम्स हैं, उनके पोइट के नाम क्या है, या आगे जो 4 प्लेज़ हैं तो कौन कौन से प्लेज़ हैं, उनके राइटर के नेम क्या है, या 15 शॉर्ट स्टोरीज टोटल हैं ये आपकी। तो इनसे आपका 60 मार्क्स का पोर्शन क्लियर होगा। अच्छा, 60 मार्क्स कैसे हैं? जो फर्स्ट है आपका पोइम्स वाला, पोइम से इंपॉर्टेंट लाइंस आती हैं और प्ले से भी इंपॉर्टेंट लाइंस पूछी जाती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होता है। टोटल आपके 5 पार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। जो पहले 3 पार्ट होंगे वो पोइम से लिए जाएंगे, पोइम की लाइंस आएंगी, और जो बाकी 2 पार्ट होंगे वो प्लेस से लिए जाते हैं। अच्छा, ये आपने टोटल 5 पार्ट में से कोई भी 3 पार्ट अटैम्प्ट करने होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने पोइम्स अच्छी तैयार कर ली हैं, तो आपके तीनों के तीनों जो रेफरेंस है, जो लाइंस हैं, वो पोइम से ही अटैम्प्ट हो जाएंगी। जो टॉपिक्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा, इंशाल्लाह उनसे बाहर आपका पेपर कोई भी रिपीट नहीं होगा। अच्छा, ये आपका 20 मार्क्स का पोर्शन बनेगा क्वेश्चन नंबर 1, जो आपने 3 लाइंस एक्सप्लेनेशन के साथ अटैम्प्ट करनी है। वो चल के आपको मैं आगे मज़ीद गाइड करूँगा। ये जस्ट आपने सिलेबस और इसके साथ पेपर का पैटर्न समझ ले। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, वो आपके प्लेज़ और शॉर्ट स्टोरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका 20 नंबर का होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चन में से 2 अटैम्प्ट करेंगे, जबकि जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पाँचों क्वेश्चन प्ले और शॉर्ट स्टोरी से मिक्स पूछे जाते हैं। 5 में से आपने कोई भी 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। ये भी 20 नंबर का पोर्शन होता है, और इसकी जो मार्क्स डिवीजन होती है वो 7, 7 और 6 के साथ होती है। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स चूँकि 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, इसलिए उनकी मार्क्स डिवीजन 10 और 10 के साथ होती है। यहाँ पे आपका 40 नंबर का पोर्शन, 20 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको लाइन्स बताई हैं, और 20 नंबर के क्वेश्चन जो प्लेज़ और शॉर्ट स्टोरी से पूछे जाएंगे। तीसरा पार्ट आपका क्वेश्चन का होता है, वो पोइम्स का होता है। 23 पोइम्स हैं। 23 पोइम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी की कोई भी 3 जो है, ये पोइम्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, जबकि जीसी यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन है वो 5 पूछे जाते हैं। कोई भी 5 पोइम्स हो सकती हैं। 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करनी होती हैं। सेम आपकी मार्क्स डिवीजन पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए 10 और 10 की होती है, जबकि जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट 7, 7 और 6 के साथ। तो ये आपका 60 मार्क्स का पोर्शन जो होगा, ये बुक से पूछा जाएगा। मैं हर टॉपिक पे आपको मैं इंपॉर्टेंट गेस भी दूंगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है 40 मार्क्स का, ये ग्रामर मतलब जो कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग, एक पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ से रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उस पैराग्राफ को आपने समराइज करना होता है। ये मजीद चल के आगे इस पे बात करते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन होता है, ये 25 नंबर का होता है, जबकि ट्रांसलेशन और डायलॉग ये लास्ट क्वेश्चन होता है। डायलॉग और ट्रांसलेशन में चॉइस होती है, चाहे तो आप डायलॉग अटैम्प्ट करें, चाहे आप ट्रांसलेशन अटैम्प्ट करें। ये आपका लास्ट क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है। इस तरह आपका ग्रामर से जो पोर्शन कवर होता है वो 40 नंबर का होता है, जबकि जो बुक से कवर होता है वो 60 मार्क्स का होता है। ये आपके 100 मार्क्स बन जाते हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज के। उम्मीद है कि आपको सिलेबस और पेपर पैटर्न समझ आ चुका होगा। अब उसके बाद मैं हर एक टॉपिक पे कंप्लीट आपको गेस्ट भी प्रोवाइड करता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा हमारा, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसमें जो लाइंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, टोटल आपकी 23 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं,
उन 23 पोइम्स में जो आपके साथ मैं पोइम्स शेयर कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी हर पोइम की है। अच्छा, इसमें मैं आपको जितने भी पोइम्स हैं उन सब पोइम में से टोटल आपकी कुछ पोइम्स 3 पेजेस पे हैं, 4 पेजेस पे हैं, 2 पे हैं, कुछ 1 पेज पे भी है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा भी है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो सारे का सारा सिलेबस तैयार करके जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं हर पोइम में से, अगर आप पूरी पोइम को ना भी तैयार करें, उसकी इंपॉर्टेंट लाइंस आपने जहन में रखनी है। जिस तरह देखें, ये अगर फर्स्ट पोइम है लेयर बाय विलियम डेविस, तो इसमें आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टैंजा तैयार करने हैं। यहाँ से ये स्टैंजा स्टार्ट होता है, नो टाइम टू सी। यहाँ पे ये स्टार्टिंग लाइंस है और ये स्टैंजा जो एंड होगा ये स्काइज एट नाइट। 2 या 3 लाइंस बनेगी, या बहुत हो गया 4 लाइंस बनेगी। तो इस तरह मैंने हर स्टैंजा के जो स्टार्टिंग लाइंस हैं वो आपको बताई हैं, उसके साथ साथ एंडिंग लाइंस। ये आपने इसी तरह नोट करना है। तो ये पोइम नंबर 1 से जो इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, फिर इसी तरह पोइम नंबर 2 से। अब इसमें क्वेश्चन बच्चों के जहन में आता है कि मैंने इन सारी पोइम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको बताया कि बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो सारा काम करना चाहते हैं, तो बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो ज़्यादा काम तैयार नहीं कर सकते। ये अप टू यू है कि आप सारी पोइम्स के स्टैंजा तैयार करेंगे या आपने सिर्फ जो चॉइस की पोइम आपको इससे नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, सिर्फ आप उन पोइम्स की लाइंस को आपने तैयार करना है। तो इस पोइम्स के जो रेफरेंस है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो एक्सप्लेनेशन है, ये सब कुछ जो आपको स्टैंजा में दिखा रहा हूँ। अब इस स्टैंजा को मुकम्मल सॉल्यूशन के साथ मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। वो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने इसका रेफरेंस लिखना सीखना है। मैं आपको इसका स्केच भी दूंगा इस पोइम के इस गेस के लास्ट में। तो ये आपकी जो टोटल 22 पोइम्स या 23 पोइम्स जो हैं वो आपकी 2-2 लाइन की हैं। वो आप अगर चाहें तो वो सारी भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पोइम्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है, अगर आप सारी तैयार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सारी तैयार नहीं करना चाहते तो कुछ सिलेक्टेड पोइम्स जो हैं मैं आपको इसके बाद शेयर करूंगा कि आपने ये आपके पास 8 से 10 पोइम्स है, आपने इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। वो मैं चल के नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगा। सिर्फ आप जहाँ पे अपना रेफरेंस लिखना सीख ले, जो पोइम का रेफरेंस है। आप देखें, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में 3 अटैम्प्ट करने होते हैं, 3 स्टैंजा अटैम्प्ट करने हैं। जो स्टैंजा, हर स्टैंजा का आपने रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ये चीज़ आपने सीख लेनी है। क्यों? क्योंकि आपको बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज में पास होना कोई मुश्किल बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका फर्स्ट स्टैंजा होगा वो आपका 7 नंबर का होगा, दूसरा स्टैंजा आपका 7 नंबर का होगा, तीसरा स्टैंजा आपका ये 6 नंबर का बनता है। अच्छा, इस 7 में से आपके 9 नंबर मुफ्त के नंबर होते हैं। कैसे? जो रेफरेंस है आपका, अगर आपने पोइम का रेफरेंस ठीक दिया है, इसके आपको 2 नंबर मिलते हैं और 1 नंबर आपको कॉन्टेक्स्ट का मिलता है। कॉन्टेक्स्ट हर पोइम का सेम होता है। तो अगर आपने हर पोइम का एक एक कॉन्टेक्स्ट तैयार कर ले, ये सब कुछ मैंने अपलोड कर रखा है। कॉन्टेक्स्ट होता है इस पोइम का मरकजी ख्याल क्या है, उस पोइम में जो बेसिक लाइंस है वो है क्या, ये पोइम बेसिकली रिटन की गई है, अगर लिखी गई है तो किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करती है। आप अगर इसे 3 से 4 लाइन में तैयार कर लेते हैं या एटलीस्ट आप इसे 3 लाइन में भी सम अप करते हैं तो ये कॉन्टेक्स्ट आपका कंप्लीट होता है। 1 नंबर का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक पार्ट में से अगर 3 नंबर मिलते हैं जस्ट रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के, तो दूसरे पार्ट में से भी 3 और तीसरे पार्ट में से भी 3। ये जस्ट आपके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के नंबर हो गए 9 नंबर। 20 में से 9 नंबर आपको ये मिलते हैं। अगर आप एक एक इसके एक्सप्लेनेशन से भी गेन कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 में से 12 नंबर आप आराम से गेन कर सकते हैं। सिर्फ इतना करना है कि आपने इस पे थोड़ा सा काम करना है। हर एक चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने तैयार करनी है। यहाँ पे आपने रेफरेंस लिखना सीख लेना है कि जो आपको पोइम्स का रेफरेंस आपने कैसे लिखना है। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। अच्छा, ये पोइम का नाम लिखा है तो इस पोइम के नाम को आपने कामर्स में लिखना है। जैसे देखिए फॉग लिखा हुआ है तो फॉग को मैंने ये कामर्स के अंदर लिखा है। एक बात आपने याद रखनी है कि पोइम्स का नाम जो होगा, जिस तरह देखें ये से दिस सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स, इसमें कुछ लफ्ज़ कैपिटल है जबकि कुछ लफ्ज़ शॉर्ट लिखे हुए हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जब आप पोइम को यहाँ पे कामाज के अंदर रखते हैं तो इस कामा के अंदर जब आप पोइम का नाम लिखते हैं
तो आपने ये ज़हन में रखना है किस लेटर को हमने कैपिटल रखना है, किस लेटर को हमने स्मॉल रखना है। ये चीज़ आपने लाजमी रखनी है। यहाँ पे पोइम का आपको एक नंबर मिलता है और उसके बाद जब आप पोइम के जो पोइट है उसका नाम सही लिखते हैं तो यहाँ पे आपको एक नंबर इसका मिलता है। तो 2 नंबर आपको रेफरेंस से मिल जाते हैं, 1 नंबर आपको कॉन्टेक्स्ट का मिलता है। कॉन्टेक्स्ट आपको बता चुका हूँ कि किसी पोइम का जो मरकज़ी ख़्याल होता है। ये 3 नंबर आपके कन्फर्म है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पोइम के बताऊँगा कि ये पोइम आप तैयार कर लें, सिर्फ आप उन्हीं पोइम्स की लाइन्स तैयार कर लें, उन्हीं पोइम के कॉन्टेक्स्ट तैयार कर लें। सब कुछ आपको मैंने सॉल्व पूरी जो पोइम्स है 23 विद सॉल्यूशन मैंने शेयर की हुई हैं। क्वेश्चन आंसर भी शेयर है, इनके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन भी शेयर है। अच्छा, उसके बाद जो प्लेस की लाइन है, चूँकि आपको पता है पोइम्स के बाद प्ले भी रिपीट होते हैं, तो प्लेस की लाइन, प्ले में सबसे शॉर्टकट तरीका ये होता है कि आप प्लेस के जो करेक्टर्स हैं, हर प्ले के टोटल 4 प्ले है तो 4 प्ले के जो करेक्टर्स नेम है वो आप याद रख लें। अगर आपने जो सबसे ज़रूरी बात है कि आपने लाइंस जो प्ले किस प्ले से लाइंस पूछी गई है, अगर आपने ये गैस कर लिया तो आप उसका रेफरेंस लिख सकते हैं। 2 नंबर आपके पक्के, फिर आप उसका कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं, 1 नंबर आपका पक्का। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, आप जो लाइंस गिवन है उनके बारे में थोड़ी बहुत भी दे देते तो आपको 1 नंबर एक्सप्लेनेशन का मिल ही जाता है। इसका मतलब है कि आप 9 से 12 नंबर हर जो क्वेश्चन नंबर 1 से गेन कर सकते हैं। इसके बाद या आपने इंपॉर्टेंट लाइंस, अगर आपके पास प्ले की बुक मौजूद है तो उस बुक का मैंने साथ रेफरेंस लिखा हुआ है कि आपने इस प्ले की जो लाइन है, जो पेज है वो यहाँ पे मौजूद है। बाकी आपको बताया सबसे शॉर्टकट तरीका ये है कि आप हर प्ले का जो करेक्टर्स नेम है आप उनको ज़हन में रख लें। लाजमन तकरीबन 90-95% चांस होते हैं कि जब ये लाइंस पेपर में रिपीट होती हैं तो किसी न किसी प्ले का जो करेक्टर होता है वो लाजमी उसके साथ रिपीट हो जाता है। ये प्लेस की इंपॉर्टेंट लाइंस है। लेकिन अगर आप प्ले ना भी तैयार करें तो आप सिर्फ पोइम्स को भी तैयार करके जाएं तो तीनों स्टेंजा आप पोइम्स के ही अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आपको मैं बता चुका हूँ रेफरेंस आपने पोइम का कैसे अटैम्प्ट करना है। प्ले का भी उसी तरह है, जस्ट आपने पोइम की जगह पे प्ले लिख देना है। बाकी जो लेटर कैपिटल है आपने पोइम का नाम या प्ले का नाम कामा के अंदर रखना है और पोइट का नाम जो होगा या राइटर का नाम होगा वो विदाउट कामाज होगा। ये आपने याद रखना है, तब आपको 2 नंबर इसके पूरे मिलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बताऊँ, शॉर्ट स्टोरीज़ की लाइंस भी पेपर में रिपीट होती हैं, लेकिन पंजाब और सरगोदा के बच्चों के लिए शॉर्ट स्टोरीज़ की लाइन नहीं रिपीट होती। जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो लास्ट उन्होंने 2-3 पेपर अटैम्प्ट किए हैं बच्चों ने, उसमें जो लास्ट 2 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, पहले तीनों तो पोइम से पूछी जाती हैं, लेकिन जो बाकी दोनों पार्ट्स होते हैं, चौथा और पांचवा, ये उनकी शॉर्ट स्टोरी से भी पूछा जाता है। तो कौन कौन सी शॉर्ट स्टोरीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? टेल टेल हर्ट है, नेकलेस है, डचीज एंड द ड्यूलर है, फ्लाई है और हैप्पी प्रिंस है। ये 5 जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं ये आपने याद रखनी है। इन शॉर्ट स्टोरी से ज़्यादातर जो लाइन्स है पूछी जाती हैं। बाकी पार्ट 1 का या पार्ट 2 का ये कंप्लीट जो पेपर हर साल जो है मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सारा अपलोड कर रखा है, आप उसे सुन सकते हैं। हर जो स्टोरी की जो लाइंस है वहाँ पे आपको मैंने बताया कि किस स्टोरी से ली गई हैं, इसका रेफरेंस आपने कैसे लिखना है वगैरह, वो सारी डिटेल हर पेपर के साथ मैंने शेयर किया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन में किसी किस्म का डाउट नहीं रहेगा। आगे जो पोइम्स का क्वेश्चन आता है, शॉर्ट स्टोरीज और प्लेस का भी आता है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि आपने कौन कौन सी पोइम्स तैयार करनी है। अच्छा, इनमें आप देख टोटल आपकी 23 पोइम्स हैं। लेयर है, तारतारी है, वन आर्ट है, रेबल है, पैट्रियाट इनटू ट्रेटर है, वुमेन वर्क है, सॉलिटरी रीपर है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ऑल दी वर्ड्स आर स्टेज, व्हेन आई हैव फियर, वैनिशिंग विलेज और स्नेक। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम्स है। ठीक है, आपने इन पोइम्स को अच्छे से तैयार करना है, इन्हीं पोइम्स की लाइंस को आपने तैयार करना है। 23 पोइम्स को छोड़ दे, जस्ट आपको जो मैंने पोइम बताई हैं, और फिर इनमें भी मैंने स्टार लगा रखे हैं। स्टार का मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो बहुत कम चांस में मेरी वीडियो को सुन रहा है या उसके पास बहुत ज़्यादा जो है टाइम शॉर्ट है, तो उन बच्चों के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स के आगे स्टार लगाए हैं। स्टार का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड पॉइंट्स हैं जो आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो जो पॉइंट्स आपको बताई हैं क्वेश्चन आंसर के लिए भी यही सारी पॉइंट्स तैयार करें, और जो लाइंस आपको बताई हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए भी वो भी आप इन्हीं पॉइंट्स की तैयार करें। इंशाल्लाह आपकी लाइंस भी इन्हीं पोइम से रिपीट हो जाएगी, क्वेश्चन भी आपके इन्हीं पोइम से रिपीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज फॉर क्वेश्चन है।
शॉर्ट स्टोरीज आपने कौन कौन सी तैयार करनी है, इनमें भी आपको द किलर्स है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, टेक पिटी, नेकलेस, ब्रेकफास्ट, शेडो इन द रोज गार्डन, हैप्पी प्रिंस, डचीज एंड द ज्वेलर, द लिटिल विलो, फ्लाई और रैपाचीनी डाटर, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टोटल 15 शॉर्ट स्टोरीज है। 15 में राउंड अबाउट 8 से 9 आपके साथ शेयर किया, उनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने स्टार लगा के हाईलाइट कर दी हैं। इन सब को भी मैंने कंप्लीट सोल्यूशन के साथ अपलोड कर रखा है। हर शॉर्ट स्टोरी का, हर पोइम का, हर प्ले का सिंगल आंसर है विद कोटेशन। अगर आप तैयार करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये सब कुछ उन बच्चों के लिए जो बच्चे नोट्स परचेज नहीं कर सकते, डिटेल सोल्यूशन के साथ हर एक चीज़ कंप्लीट सोल्यूशन मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है। आप वहाँ से भी नोट करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लेस की बात करते हैं। टोटल आपके हैं ही 4 है, तो 4 में से आपने, इसका मतलब है कि अगर आप 4 प्ले हैं तो 4 ही जवाब इसके बनेंगे। ये भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, कोटेशंस के साथ अपलोड कर रखे हैं। सबसे पहली बात, आपने प्लेस के कैरेक्टर्स के नाम लाजमी याद रखने हैं, क्योंकि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बहुत मदद देंगे। बाकी इसमें जो अगर आप प्ले को भी शार्ट करना चाहते हैं तो स्टार लगा के मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। स्टार वाले प्लेस भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 60 मार्क्स के क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पे आप आराम से यहीं पे पास हो सकते हैं। 33 मार्क्स आप यहीं से गेन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट आपका होगा, यहाँ आप एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करते हैं, 50-60 नंबर से आगे जाते हैं। कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग का टॉपिक, अच्छा इसे आप देख लें कि स्टूडेंट के लिए सबसे इरिटेटिंग होता है, ये सबसे अनोइंग होता है, स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला टॉपिक है। जबकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ सबसे आसान टॉपिक है। 25 नंबर का आपके पेपर में शेयर होता है। 15 नंबर इसके जस्ट प्रेसी के होते हैं और 10 नंबर के पैराग्राफ से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन आपने पैराग्राफ के अंदर से ढूंढने हैं और पैराग्राफ के अंदर से आपने जवाब देने हैं। कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग, बाकी जो 15 नंबर होते हैं ये प्रेसी लिखने के होती हैं। प्रेसी होता है कि जो पैराग्राफ आपके पेपर में दिया गया है उस पैराग्राफ को आपने 1/3 करना है। 1/3 का मतलब है अगर वो 15 लाइनों में एक बात पूरी बताई गई है, वही बात आपने 5 लाइनों में बतानी है। ये आपको इस तरह की मैं मिसाल देता होता हूँ। दरिया को आपने कुछ में बंद करना है, जो लेंथ है वो आपकी 1/3 होनी चाहिए। तीसरे हिस्से में आपने वही बात बतानी है। एक कहानी जो आपकी 30 लाइनों की किसी राइटर ने बयान की हुई है, उस 30 लाइनों की कहानी को आपने 10 लाइनों में बताना है। ये आपकी प्रेसी होती है। आप उसी पैराग्राफ को जब शार्ट करके लिखते हैं तो इसके आपको 15 नंबर मिलते हैं, जबकि उस पैराग्राफ से रेलिवेंट क्वेश्चन के आंसर देते हैं तो आपको 10 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर बच्चा सिर्फ इतना काम कर ले कि कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन कैसे ढूंढे जाते हैं, अगर आप इस पे थोड़ा सा काम कर लें, ये टोटली अनसीन क्वेश्चन होते हैं, अनसीन पैराग्राफ होता है। जस्ट आप स्टूडेंट्स की जो प्रैक्टिस है वही आपको इसमें मार्क्स गेन कर सकती है। कंप्रीहेंशन पे मैंने 2-3 टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। 10 से 15 मिनट की वीडियो है। अगर आप उसे सुनते हैं तो बहुत कुछ आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगा। मैं आपको ये नहीं कहता कि जस्ट आप मेरी वीडियोस को देखें, आप कंप्रीहेंशन के टॉपिक को, प्रेसी राइटिंग के टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करें। हो सकता है किसी की वीडियो आपको मुझसे ज़्यादा अच्छी लगे, मुझसे ज़्यादा आपको उसकी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। बस आपने सीखना है कि हम किसी पैराग्राफ को कंप्रीहेंड कैसे करते हैं। कंप्रीहेंड कहते हैं अंडरस्टैंड करना, उसे हम समझते हैं। अगर पैराग्राफ आप समझ गए, उसके क्वेश्चन के आंसर भी आप दे लेंगे। पैराग्राफ आप समझ ले, उस पैराग्राफ को आप शार्ट करके भी लिख सकते हैं। तो इसे आपने लाजमी सीखना है। ये अनसीन है, 25 नंबर का, और 25 नंबर में आप आराम से 15 से 17 नंबर यहाँ पे गेन कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने इस पर थोड़ा सा काम करना है। लास्ट टॉपिक आपका डायलॉग और उर्दू की ट्रांसलेशन का होता है। अगर डायलॉग की बात करूं तो डायलॉग में सबसे पहले मल्टी डायलॉग जो होता है वो चल जाता है। मल्टी डायलॉग को आप पहले क्लियर कर ले। मल्टी डायलॉग का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि एक डायलॉग है और वो सारे टॉपिक्स को कवर कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई आपको ये कहता है कि ये डायलॉग आप तैयार कर ले, पेपर में किसी किस्म का भी डायलॉग आता है तो आप इस डायलॉग को लिख सकते हैं। मैं चूँकि खुद भी इंग्लिश का टीचर हूँ तो इस बात को सबसे पहले मैं निगलेक्ट करता हूँ। मैं उसको कहता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक डायलॉग और हर किस्म के टॉपिक को कवर कर ले। जिस तरह के देखें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायलॉग्स मैंने लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स में देखे हैं, तो ये डायलॉग्स कौन से पूछे जाते हैं,
अब ये डायलॉग हो सकता है किसी प्रॉब्लम पे हो, किसी सोसाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम नेशनल लेवल पे हो सकती है, इंटरनेशनल लेवल पे हो सकती है, या आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं किसी भी डिपार्टमेंट में वो फैसिलिटीज़ आपकी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब ये जो प्रॉब्लम जो आपकी नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम है, इसके बाद जो आपको फैसिलिटीज़, ये दोनों आपस में कैसे मैच कर सकते हैं? आपके अगर डायलॉग आता है कि आपके स्कूल में फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप एक डायलॉग लिखें दोस्तों के दरमियान या टीचर स्टूडेंट के दरमियान, तो ये डायलॉग कैसे नेशनल लेवल जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर सकता है। मतलब ये दोनों इररेलेवेंट टॉपिक है, ये दोनों एक डायलॉग में कवर नहीं किए जा सकते। फिर उसके बाद कुछ डायलॉग्स होते हैं जो सोशल ईवल्स होते हैं, सोशल ईवल जो माशरे में बुराइयां हैं। अब चोरी जिस तरह बहुत ज़्यादा हो रही है, अब जिस तरह करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, अब करप्शन पे आपने बात करनी है, तो करप्शन पे बात आपका जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट में फैसिलिटीज़ की कमी है, ये दोनों कैसे एक डायलॉग में कवर हो सकती है? या फिर आप किसी आदत से जान छुड़ाना चाहते हैं, या आप किसी आम मौजू पे बात करना चाह रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक्स एक ही डायलॉग कवर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टी टॉपिक डायलॉग जो है ये आपका बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपको कोई कहता है, अगर आप उसे तैयार करते भी हैं, तो आपका ये पहली नज़र में ही क्रॉस हो जाएगा। सिर्फ जो मल्टी टॉपिक डायलॉग किस तरह लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन उसका सेम हो सकता है, उसकी एंडिंग आप सेम कर सकते हैं, लेकिन जो मिडल पोर्शन होता है उसका, मिडल पोर्शन में आपने अबाउट टॉपिक जो डायलॉग आपको कहा गया है, उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ रेलिवेंट ज़रूर लिखना होता है। आप जब उस टॉपिक के बारे में, मैं जो मल्टी टॉपिक डायलॉग बच्चों को दिया है, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दी है डायलॉग की, फिर मैंने उसकी जो कंक्लूजन है वो दी है। अब दरमियान में जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स पे मैंने एक एक पैराग्राफ दिया है कि अगर किसी किस्म की सोशल नेशनल लेवल पे प्रॉब्लम आती है, तो आपने दरमियान में ये पैराग्राफ लिखना है। अगर डिपार्टमेंट में फैसिलिटीज़ की कमी है, तो आप ये पैराग्राफ लिखें। सोशल ईवल या किसी आदत से जान छुड़ाते हैं, या कोई आम मौजू पे बात है, तो मतलब हर मौजू के लिए मैंने एक एक पैराग्राफ दिया है जो आप डायलॉग के मिडल में लिख सकते हैं। ये कभी नहीं कहता बच्चों को कि ये एक सिंगल डायलॉग है और इस डायलॉग को आप तैयार करें और आपके सारे डायलॉग इसी में कवर हो जाएंगे। तो जो गाइडलाइंस दें वो दें कि जिससे बच्चे का नुकसान ना हो। तो आपने डायलॉग तैयार करना है, अगर आप सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सेल्फ राइटिंग नहीं कर सकते तो आपने ये काम ज़रूर करना है कि जो टॉपिक्स आपको दिए हैं, इंट्रोडक्शन का और एंडिंग का, ये दोनों आप सेम रख लें। दरमियान में रेलिवेंट टॉपिक के बारे में अगर आप 4-5 लाइनें लिख लेते हैं, तो आपको इसके बहुत अच्छे नंबर मिले। एक बात बहुत ज़रूरी, अब डायलॉग क्या, डायलॉग मुझे शुरू में बताना चाहिए। डायलॉग होता है दो आदमियों के दरमियान गुफ्तगू। ये दो आदमी बाप बेटा भी हो सकते हैं, ये दो आदमी दोस्त भी हो सकते हैं, ये टीचर स्टूडेंट भी हो सकते हैं, मदर सन भी हो सकते हैं। किसी भी दो आदमियों के दरमियान कोई भी टॉपिक आपको दिया जा सकता है। तो आपने डायलॉग में जो 15 मार्क्स होते हैं, 15 मार्क्स में आपने ये 6 मार्क्स बिल्कुल साइड पे रख लेने हैं। ये 6 मार्क्स जो होते हैं, ये आपके करेक्ट यूज़ ऑफ साइन, किस जगह पे आपने फुल स्टॉप लगाना है, किस जगह पे आपने सवाल किया है तो वहाँ पे आपने सवालिया निशान लगाना है, किस जगह पे आप बात तोड़ तोड़ के बयान कर रहे हो वहाँ पे आपने कामा का साइन डालना है, किस जगह पे आप एक्सक्लेमेशन का साइन यूज़ करेंगे। तो ये इलामात सीखना आपने ज़रूरी है। अगर आप करेक्ट यूज़ ऑफ साइंस इलामात का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो इसके आपको 6 नंबर मिलते हैं। बाकी 9 नंबर का डायलॉग अगर आप इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया और इसकी जो कंक्लूजन है और दरमियान में मिडल टॉपिक आप उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो आप यहाँ से 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। जिसका मतलब है आपने साइन ठीक दिए, आपने जो मिडल पोर्शन सही लिखा, तो आप आराम से, मैं 11 की बात नहीं करता, लेकिन 7 से 8 नंबर आप डायलॉग से लाजमी हासिल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके हर क्वेश्चन में जो आपको गाइडलाइंस दी हैं, थोड़ा सा अगर आप काम करें तो आप 33 नंबर लेना कोई मुश्किल बात नहीं होती। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रांसलेशन का है, ट्रांसलेशन बी अनसीन आती है। इसके लिए मैंने 20 से 25 पैराग्राफ जो लास्ट 10 ईयर्स पेपर में रिपीट हुए हैं वो अपलोड कर रखे हैं, आप उनसे भी तैयारी कर सकते हैं। मोस्टली जिस यूनिवर्सिटी के जो
पैराग्राफ का पोर्शन है क्वेश्चन का, ये पास पेपर से रिपीट होता है, लेकिन पंजाब और सरगोदा के बच्चों के लिए ये रिपीट होता है, ये ट्रांसलेशन अनसीन आती है। तो इसके लिए बेस्ट चॉइस ये होती है कि जो बच्चे सेल्फ राइटिंग नहीं कर सकते वो डायलॉग को अटैम्प्ट करें, लेकिन जिनमें सेल्फ राइटिंग की पावर होती है वो ट्रांसलेशन को खुद से लिखने की कोशिश करें। बाकी जो कुछ भी आपके साथ मैंने शेयर किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। हर एक चीज़ का सलूशन मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर रखा है। जो बच्चा परचेज़ नहीं कर सकता वो यूट्यूब के मेरे चैनल से हर एक टॉपिक को सर्च करके देख सकता है, सारे नोट्स अपलोड है। बाकी इसके अलावा कोई ऐसा बच्चा जो इन सब टॉपिक्स को पीडीएफ फॉर्म में चाहता है, जो कंप्लीट सॉल्यूशन को पीडीएफ फॉर्म में चाहता है, जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है, जो कुछ आपके साथ मैंने शेयर किया है, पोइम्स हैं, प्लेज हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, तो हर एक क्वेश्चन के आंसर या पोइम्स के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन सब कुछ अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो आपको मैं व्हाट्सअप का नंबर शेयर कर रहा हूँ। बाकी मज़ीद गाइडलाइंस के लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश चूँकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप इंग्लिश के हवाले से किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि जितना अच्छे से अच्छा आपको मैं गाइड करूँ, ज़रूर गाइड करूँगा। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में ढेरों बरकतें अता फरमाए, आप सबका हामी व नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।